हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एक क्वेश्चन है हमारे पास और ये क्वेश्चन है JEE 23 मेंस का। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट चेक करेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर और जो लोएस्ट इंटीजर फंक्शन है उसका। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। लेट द सेट्स A एंड B डेनोट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन 1 अपॉन स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन -x। ठीक है, तो ये बता भी रहा है कि ये जो फंक्शन है इट डिनोट्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x देन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच इज ट्रू। ठीक है, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अभी अब हम देखेंगे कि कुछ बच्चों का, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा हो सकता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का या फिर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखिए, आपने सुना होगा नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। GIF लिखते हैं उसको, GIF। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, है ना। ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन है। तो वैसे वहाँ होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ आपको। अब जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। तो क्या करा है डेफिनेशन? ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन कैसा इंटीजर? जो उससे छोटा हो या उसके बराबर हो। तो 3.2 तो खुद एक इंटीजर है नहीं, तो इसका सबसे नज़दीकी इंटीजर जो इससे छोटा हो वो कौन सा है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 3। ठीक है, अगर आपको मिले कहीं लिखा हुआ -3.2, ठीक है, तो अब देखिए ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो -3.2 से छोटा या फिर इसके बड़ा, अब चूंकि ये इंटीजर नहीं है तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर वैल्यू जो ग्रेटेस्ट हो, मतलब बाकी उसके साथ जितना आ रहा है उसमें सबसे बड़ा हो। तो -3 से जस्ट छोटा कौन सा होगा बताइए? -4। वो एक ऐसा इंटीजर है जो, देखिए अब इससे जो लेस देन और इक्वल टू है ना, तो इससे छोटा बहुत सारा होगा। -5 होगा, -6 होगा, -7 होगा, लेकिन उसमें सबसे बड़ा, तो उसमें सबसे बड़ा कौन है? -4। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि इसका वैल्यू -4 होगा। यहाँ भी वही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। अब 3.2 का 3 लिखा हमने, लेकिन लेस देन और इक्वल टू है ना, तो 2 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था, 0 भी हो सकता था। तो उस सब में सबसे बड़ा कौन है? 3 है, तो ये 3 होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा बात। अगर आप इस डेफिनेशन को ढंग से समझिए तो बात समझ में आ जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। वैसे ही ये क्वेश्चन कर रहा है स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ओके, ये क्वेश्चन कर रहा है स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। तो इसको भी अब एक बार समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, मान लो कि मैं इसे ऐसे डिनोट करता हूँ, ठीक है, ऐसे। तो अगर मुझे 3.2 का स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x निकालना है, ठीक है, फ्लोर फंक्शन भी इसको बोलते हैं, तो वो अगर हमें निकालना है तो क्या होगा? इससे बड़ा इंटीजर जो, अब इससे बड़ा कितना सारा इंटीजर होगा? 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, उसमें सबसे छोटा, है ना। ये कह रहा है स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, यानी इससे बड़ा जो इंटीजर्स होगा वो क्या क्या होगा? पहले 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा। इन सब में सबसे छोटा कौन है? 4। तो वैल्यू क्या आएगा? 4। ठीक है, अगर आप इस लाइन को याद रखिएगा ना तो फिर दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अगर मैं निकालता हूँ ये स्मॉलेस्ट इंटीजर -3.2 का, तो -3.2 से बड़ा इंटीजर्स क्या क्या होगा बताइए? -4, सॉरी -4 नहीं, वो तो छोटा हो जाएगा। -2, पहले तो -3 होगा, फिर -2 होगा, फिर -1 होगा, ऐसे। और इन सब में सबसे छोटा कौन है? -3। तो क्या लिखेंगे? -3। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का, अब आप लोग को बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अब एक और चीज़ हम लोग देखते हैं कि
कि अगर कहीं पे भी मुझे स्मॉलेस्ट इंटीजर दिया रहे, कहीं पे भी अगर मुझे स्मॉलेस्ट इंटीजर दिया रहे और ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया रहे, तो एक चीज़ देखिए, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है ना, और एक दिया हुआ है मुझे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो इन दोनों में मैं ऐसा लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू दिस प्लस 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। अब अगर हम लोग इसको समझने का कोशिश करें एक प्रॉपर्टी से, तो देखिए कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए x का जो वैल्यू है वो है 4.2, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन 4.2 का हम निकालते हैं पहले, ठीक है। तो क्या आएगा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, कह रहा है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, तो x से बड़ा कौन सा इंटीजर्स होगा, x से बड़ा, 4.2 से बड़ा 5, 6, 7, उन सब में सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट, तो 5 होगा। तो ये आया 5, ओके। इस तरफ से जो वैल्यू आया वो निकल के आया 5। अब ये कह रहा है ये जो है वैल्यू ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। तो 4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर मैं 4.2 का GIF निकालूं 4.2 का, तो ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, इसका डेफिनेशन क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो इस x से छोटा कौन सारा इंटीजर्स है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, इन सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, 4 है। तो GIF क्या होगा, 4 होगा, है ना। तो मैं यहां से लिख सकता हूं 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 1। देखिए ये ऑबे कर रहा है ना इस चीज को, ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप हम लोग लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1। अगर x हमारा इंटीजर नहीं हो तो z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। z से हम किसको डिनोट कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को। ये सिंबल किसका है, नॉट बिलोंग्स टू। लेकिन अगर ये इंटीजर के इक्वल हो जाए तो फिर हम लोग डायरेक्टली ये +1 हट जाएगा, मतलब दिस इज डायरेक्टली इक्वल टू दिस। आप लोग देख सकते हैं ये बात भी जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये इंटीजर हो तो, मतलब अगर मेरा x इंटीजर हो तब क्या होगा, x बिलोंग्स टू z, ठीक है। अगर इंटीजर हो तो जो ये सेट को ऐसे डिनोट करते हैं डबल लाइन से, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिए मान लेते हैं कि x हमारा 4 है, तो उसका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 4 का, कुछ नहीं 4 ही होगा, है ना, क्योंकि ये खुद ही इंटीजर है। तो उस इंटीजर से ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इससे बड़ा या इसके बराबर तो 4 है, क्योंकि 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, उसमें सबसे छोटा 4 है तो 4 ही होगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया 4, ये आ गया 4, और इसका अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर भी निकालें तो वो भी 4 होगा। तो इस केस में जब x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो हम लिख सकते हैं सीधा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, बस, ओके। तो आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। ये था कॉन्सेप्चुअल पार्ट, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है इसमें। अब इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो कह रहा है कि सेट A और B है, देयर आर 2 सेट्स A एंड B एंड दैट डिनोट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो सेट A किसको डिनोट कर रहा है, डोमेन को। किसके डोमेन को, इस फंक्शन के डोमेन को। रेंज सेट B में फंक्शन का रेंज, मतलब A में हम रख दिए डोमेन उठा के fx का, B में रेंज उठा के डाल दिया। अब ये मैंने आपको बता दिया कि ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो यहाँ से क्या होगा, तो एक बात तो क्लियर है कि क्वेश्चन में कुछ भी करने से पहले हमको A और B निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही बाकी चीज़ होगा। तो चलिए फिर A और B निकालते हैं। तो फिर क्या करते हैं, A और B निकालते हैं। अब देखिए फंक्शन है, फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू 1 बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस x, है ना। कह रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस x, ओके। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, आप एक बात समझिए कि अगर x बिलोंग्स टू i है, मतलब अगर x हमारा इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, सिंपली x हो जाएगा और x माइनस x 0 हो जाएगा। दैट मीन्स f ऑफ x नॉट डिफाइंड होगा। डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। देयरफॉर एट x इज इक्वल टू
एट x बिलोंग्स टू i, एट नहीं होगा, फॉर x बिलोंग्स टू i, फॉर x बिलोंग्स टू i, f of x is not defined, f of x is not defined। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो डोमेन में होगा ही नहीं इंटीजर वाला वैल्यू। अब बाकी कोई भी वैल्यू हम डालें इंटीजर के अलावा, बाकी कोई भी वैल्यू डालें तो ये डिफाइंड हो जाएगा। आप देख लीजिए, टेस्ट करके देख लीजिए। मान लेते हैं कि x की जगह हम डालते हैं 4.2, ठीक है, तो क्या होगा, बस मैं इस क्वांटिटी को टेस्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ 4.2 माइनस 4.2, है ना। तो ये क्या आएगा यहाँ से, 4.2 का स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ओ, यही था ना डेफिनेशन। देखिए, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा होगा, इससे छोटा इंटीजर जो इससे बड़ा हो, है ना। तो इससे बड़ा कौन सा है, नियरेस्ट 5, तो 5 माइनस 4.2 यानी 0.8, तो 0.8 का रूट निकालेंगे, सही है। एक निगेटिव वैल्यू भी लेके चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं माइनस 4.2 है, तो यहाँ से अगर हम इस पे माइनस 4.2 लगाएं और यहाँ लिखे माइनस ऑफ माइनस 4.2, तो ये क्या आएगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 4.2 का। फिर से डेफिनेशन पे चलो, क्या कहता था डेफिनेशन, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, तो तुमको इससे बड़ा इंटीजर लिखना है। माइनस 4.2 से बड़ा इंटीजर कौन होगा, -4 है ना, -3, -2, उसमें सबसे छोटा कौन होगा, -4, तो -4 और माइनस माइनस प्लस प्लस 4.2, तो यहाँ से आएगा 0.2 और उसका रूट निकालना है। यानी ये बाकी सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है ये फंक्शन, ठीक है, बाकी सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। मैंने ऐसे ही टेस्ट करके दिखा दिया कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ के लिए इक्वल है। तो हम लोग डोमेन लिख सकते हैं, देयरफॉर सेट ए या फिर डोमेन इज इक्वल टू R माइनस आई। R क्या है, R है सेट ऑफ रियल नंबर्स और I क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये आ गया हमारा A जो डोमेन है। अब चलते हैं हम लोग रेंज के ऊपर, ठीक है, रेंज के ऊपर। अब एक बात और यहाँ देख लेते हैं कि जब x i के इक्वल नहीं है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू i, तो फिर इस फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू i, ठीक है। तो उस केस में हम लोग एक बात जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अभी मैं ऐसा ही डिनोट करता हूँ, +1। ये मैंने आपको बताया था पहले। अब हम क्यों ग्रेटेस्ट इंटीजर में चेंज कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए, ये चीज़ मैं अभी आपको दिखाया था करके कि स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं चेंज, वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल वैल्यू और ओरिजिनल इंटीजर के बीच में रिलेशनशिप्स, तो वो खुद आगे क्लियर हो जाएगा आपको। अब ये चीज़ मैंने लिखा, अब यहाँ मैं इसे पुट करता हूँ तो क्या होगा, और ये कब था, ये चीज़ कब होल्ड हो रहा था, जब x इंटीजर नहीं था। x अगर इंटीजर होता तो ये हट जाता, है ना, ये हट जाता। तो मैं केस ही सिर्फ ले रहा हूँ जब x इंटीजर नहीं है, तो उस केस में फंक्शन हमारा हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x +1 माइनस x। अब ये क्या निकल के आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x +1 माइनस x, तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। एक लाइन में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा रफ वर्क टाइप का, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि अ गिवन नंबर x कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x एंड प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये बात आपको शायद पता होगा कि किसी भी नंबर को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। करके देखना है, आप देख लीजिए। मान लीजिए कि x 4.2 है, तो 4.2 कैन बी रिटन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4.2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.2। मेरा यही कहना है। अब आप बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.2 क्या होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4.2 पे अगर लगाएं तो क्या आएगा, क्या होता है डेफिनेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, कि देखिए इसका अपोजिट,
ये क्या कर रहा है, फिर से चलिए, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, तो वो हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो इससे बड़ा इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी 4.2 से छोटा कौन सा इंटीजर से, तो 4 है, 3 है, 2 है, उसमें सबसे बड़ा कौन है, 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। ये मैं बार बार इसलिए डेफिनेशन पे जा रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाए ये चीज़। और प्लस 0.2 का फ्रैक्शनल, 4.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.2, तो देखिए वो वही चीज़ आ गया। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताया कि कभी भी आपको कोई नंबर को अगर एक्सप्रेस करना हो या ब्रेक करना हो तो ऐसे कर सकते हैं कि नंबर, गिवन नंबर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये तो सही हो गया। अब देखिए कि यहाँ क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स है ना, ग्रेटर, तो इसको अगर मैं इधर ले आऊँ, इसको इधर ले आऊँ तो ये माइनस एक्स बन जाएगा, तो इसे उधर भेज दूंगा, तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स माइनस एक्स हो गया। इसीलिए मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज कर रहा था। ठीक है, तो मैथ्स में ये मैनिपुलेशंस बहुत जगह आता है। तो दिस इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का निगेटिव और मोड एक्स माइनस एक्स। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, बस इसको सब्सटीट्यूट करना है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, तो यहाँ से आएगा दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मोड एक्स माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, ये चीज़ आ गया। तो अब मैं एफ एक्स को, जब एक्स एक इंटीजर नहीं होगा तो एफ एक्स को लिख सकता हूँ 1/1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब मुझे इसका क्या निकालना है, रेंज। तो अब हम लोग रेंज कैसे निकालेंगे, सो देखिए बहुत इजी है, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ एक एक चीज़। ठीक है, फास्टली बना देना और सॉल्व करके आंसर निकाल देना ही सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चंस रटने पे जोर मत दीजिए, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन एज इट इज़ तो कभी आएगा नहीं, इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ और क्वेश्चंस आएगा, इसीलिए थोड़ा टाइम लेके अच्छे से समझना है। अब क्या करना है, रेंज का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो रेंज का कैलकुलेशन कैसे होगा, सबसे पहली चीज़, पहला बात कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, इसमें तो किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बाय डेफिनेशन है। अब अगर हम लिखें माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो क्या होगा, जहाँ निगेटिव लगाए, मतलब एक्चुअली हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे एक्सप्रेशन को, पूरे इनइक्वालिटी को, तो साइन रिवर्स हो जाएगा। ये सब पता होगा आप लोगों को, साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो अब क्या करना है, दरअसल मैं ये वाला टर्म लाना चाह रहा हूँ, ये टर्म, तो यहाँ हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 माइनस 1 से सब्ट्रैक्ट नहीं, सॉरी 1 ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 0। ठीक है, अब क्या करना है, डिनोमिनेटर लेना है, तो डिनोमिनेटर अगर ले लें तो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर अगर ले ले तो ये बन जाएगा 1 अपॉन, रूट भी ले लेते हैं, रूट 1 माइनस ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज, यहाँ से क्या आएगा, जब इसका रूट लें, इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और अपर बाउंड कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स रेंज इज इक्वल टू रेंज का सेट का नाम क्या था, बी, तो b इज इक्वल टू 1 कोमा इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया रेंज b इज इक्वल टू 1 कोमा इन्फिनिटी। और सेट a क्या था, सेट a था r माइनस आई। तो अब क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, a और b का। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी माइनस n। ठीक है, 1 से इन्फिनिटी माइनस n, तो ये चेक करना है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी माइनस n। ये क्वेश्चन का कहना है कि ऐसा, ये S1 स्टेटमेंट है, ये ट्रू है या नहीं, ये हम लोग चेक करेंगे।
ठीक है, ये S1 है स्टेटमेंट। n क्या है? नेचुरल नंबर्स, ठीक है, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो फिर अब हम लोग देखते हैं कि हमारा ये क्या आया था, a आया था r माइनस आई। तो r माइनस आई और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ? 1 से इन्फिनिटी के साथ, 1 से इन्फिनिटी के साथ। तो देखिए इसका क्या मतलब है, r माइनस आई का मतलब हुआ कि वो तमाम वैल्यूज़ जो इंटीजर्स हैं उसको हम रियल नंबर्स में से हटा ले रहे हैं। मतलब एक झोला है रियल नंबर का बैग, जिसमें इंटीजर्स भी है, रैशनल नंबर्स भी है, सारा नंबर्स है उसके अंदर, ठीक है। रियल नंबर मतलब आप समझ रहे हैं, सारा नंबर्स है। तो रैशनल नंबर है, इंटीजर्स है, आपका डेसिमल वाला सारा चीज़ है, वो रैशनल में ही आ गया। उसमें से हम आई को हटा ले रहे हैं, मतलब उसमें से हम सिर्फ इंटीजर वाले पार्ट को उस बैग में से हटा ले रहे हैं। तो बच क्या गया? जो बाकी चीज़ है, ठीक है, जो बाकी चीज़ है रियल नंबर्स में इंटीजर के अलावा, वो बच गया। उसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम 1 से इन्फिनिटी के साथ, 1 से इन्फिनिटी के साथ। तो क्या ये होगा 1 से इन्फिनिटी माइनस n? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि जब हम इंटीजर हटा ले रहे हैं, रियल नंबर में से इंटीजर को हटा लिए और उसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं 1 से इन्फिनिटी का के साथ, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, 1 से इन्फिनिटी में से n को हटा ले रहे हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं फिर से, ये क्या था हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस n। ठीक है, तो ये ट्रू होगा क्योंकि 1 से इन्फिनिटी के बीच का, ये पहले देखिए आप कि r माइनस आई कर रहे हैं ना, यहाँ से रियल नंबर्स के सेट में से सारे इंटीजर्स को हमने हटा दिया, सारे इंटीजर्स। अब उसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं 1 से इन्फिनिटी, यानी इस दोनों में जो निगेटिव पार्ट है वो भी गया, सिर्फ बच गया 1 से इन्फिनिटी तक का चीज़, और उसमें भी इंटीजर्स नहीं। इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या होगा, 1 से इन्फिनिटी तक का चीज़ माइनस सारा इंटीजर्स, यानी माइनस सारा नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्योंकि हम निगेटिव नंबर्स को हटा दिया तो फिर नेचुरल नंबर्स ही बच गया, जो भी इंटीजर्स है वो। तो इसीलिए ये जो चीज़ है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। S1 स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप ये पूरा जो लॉजिक मैं दे रहा हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे कि r माइनस आई का इंटरसेक्शन कर रहा हूँ 1 से इन्फिनिटी। r क्या हो गया, निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, सारा, उसमें से i हटा लिया, मतलब सारा इंटीजर्स हटा दिया, उसको इंटरसेक्शन कर रहा हूँ 1 टू इन्फिनिटी के साथ, यानी 1 से इन्फिनिटी वाला पूरा चीज़ माइनस जो नेचुरल नंबर्स है वो। तो इसीलिए ये जो चीज़ है ये आपका सही है। अब सेकेंड वाले स्टेटमेंट पे चलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि A यूनियन B इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ओके, A यूनियन B इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। A यूनियन B इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ऐसा। तो अब ऐसा होगा क्या? अब देखिए, A क्या था? A था r माइनस आई, है ना। A जो था वो था r माइनस आई, और उसका यूनियन हम कर रहे हैं किसके साथ? 1 से इन्फिनिटी के साथ, 1 से इन्फिनिटी के साथ। तो ये कहाँ होगा 1 टू इन्फिनिटी के इक्वल? ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये फॉल्स है। ये साफ साफ दिख रहा है कि ये एक अलग सेट है, इसको इसके साथ यूनियन कर रहे हैं तो वही सेम सेट कैसे हो जाएगा? दैट मीन्स दिस इज फॉल्स। तो हमारा सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू होगा, और वो स्टेटमेंट कौन सा है? ये वाला, फर्स्ट वाला, है ना। ओनली S1 इज ट्रू। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है या फिर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है इस चीज़ का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे बिगिनर्स जो होते हैं, स्पेशली बच्चे जो 11th क्लास में हैं या फिर जो अभी स्टार्ट किए हैं JEE का प्रिपरेशन, तो उन लोगों को दिक्कत होता है इस चीज़ में। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।